वंदे मातरम आप सभी को। ठीक है बेटा, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने वास्तव में पिछले 20-25 दिन में रिवाइज किया है, क्योंकि आज की क्लास में अपन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन अपन लोगों ने पढ़ा है पिछले महीने भर के अंदर अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से, उसमें किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस, तो लगभग तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन लेने वाले। तो कहने का मतलब ये बेटा है कि वास्तव में वो लोग तो रुक जाना कि जो थोड़ा सी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चीज पकड़ में तभी आएगी। और वो लोग इसलिए रुक जाना बेटा कि देखो क्यों नहीं पकड़ में आ रही अपने को चीज, वो क्वेश्चंस करते हुए, तो इसका मतलब अपने को कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो कुछ क्वेश्चंस जो है अभी तक अपन ने जो थ्योरेटिकल है तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और वो अपन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात कर रहा हूं, सबसे मैं इसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल जो है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और ढंग से समझना और उसके बाद आपको उसका रिप्लाई करना। ओके, यस। अब एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे मैंने लिया, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से भाग देने पर से आप यूं लिख लो, बारी बारी विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है तो तीनों भागफलों का, तो तीनों भागफलों का योग 74 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटा। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं का मींस इस पैटर्न का, यानी अपनी ये वर्ड प्रॉब्लम जो अपन ने उठाई है, इस वर्ड प्रॉब्लम को उठाने का उद्देश्य केवल और केवल एक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी RS 2018 के अंदर भी पूछा गया था, पर यहां पे उठाने का उद्देश्य यह है कि आपको जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है वो तरीका समझना, ताकि इस पे बेस्ड आप इस टाइप की चीजों को फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो इस चीज को देखो, वर्ड्स को मैं पढ़ रहा हूं, तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल, मैं यहां तक की बात कर रहा हूं। इसी टाइप से आपको रीड करना, इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याएं कितनी है? तीन क्रमागत, यानी एक के बाद एक। क्रमागत वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? एक के बाद एक। जैसे 1 2 3, 2 3 4, 4 5 6, है ना, इस टाइप से। तो क्रमागत का मीनिंग समझ। और धनात्मक संख्याओं, तो इसका मतलब नहीं, तो संख्या तो क्या धनात्मक ऋणात्मक और कुछ भी हो सकती थी, पर आपको क्या लेनी? केवल धनात्मक ही लेनी इस क्वेश्चन के लिए। तो तीन क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल, यहां तक की बात मैंने कर ली के गुणनफल, की संख्याओं के गुणनफल। ओके, तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होगी बेटा कि आपको तीन संख्याएं माननी है, वो तीनों लगातार वाली होनी चाहिए और उनका आपको गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो अब इस करने का तरीका क्या होगा? माना प्रथम संख्या x है,
ठीक है, तो अगली क्या होगी, इससे एक ज्यादा x प्लस 1, जैसा मैं करूंगा, माना कि प्रथम संख्या 2 है, तो 2 में एक, अगली कौन सी आएगी, 3 आएगी ना। तो यानी अगर x मानी है, अब मैं कैसे मान लू 2 है, या मैं कैसे मान लू 5 है, तो इसलिए मेरे को तो, क्योंकि वो तो निकालनी है मेरे को, तो इसलिए आपने अज्यूम कर लेते हैं, अपन मानक में पहुंच जाते हैं। तो माना प्रथम संख्या x है, तो अब x मान ली, तो ये तो अब निश्चित है कि अगली क्या होगी, x प्लस 1 होगी, क्योंकि दो, अगर 2 मानते, 2 में 1 जोड़ते तो 3 आता ना। तो कहने का मतलब जब भी आपको जंक्शन आता हो और क्रमांक, तो इन चीजों का ये, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, और तीसरी क्या हो जाएगी बेटा, x प्लस 2, हाँ या ना। ये तीन सही, एक x हो गई, एक x प्लस 1 हो गई, एक x प्लस 2 की। अब मान लीजिए देखो x 2 होता तो अगली क्या हो जाती, 2 प्लस 1 यानी 3, फिर क्या हो जाती, 2 प्लस 2 यानी 4, 2 3 4 हो जाती कि नहीं आती, पर 2 3 4 का गुणनफल वगैरह वो इसमें बैठता ही नहीं फिट, तो अपन इसलिए अपन ने x मान ली। अब देखो लैंग्वेज को कैसे चेंज करता, क्या एक मेरी गंदी आदत है कि पता नहीं एक क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ फिर उसमें अलग अलग वैरायटी की कोशिश करता हूँ कि बच्चों, अब मान लीजिए 3 क्रमागत धनात्मक संख्याएं बोल दी, अब ये बोलता 3 क्रमागत सम संख्याओं, तो क्या होता है, x मानते तो अगली क्या होती, x प्लस 2 होती बेटा, और उससे अगली प्लस क्या होती, x प्लस 4 होती, क्योंकि अगर पहली x सम मानी है तो अगली सम क्या होगी, 2 जोड़ के तो आएगी भाई, 2 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, अगर यहाँ पे सम वर्ड और ऐड कर देता तो x, तो फिर x प्लस 2 और x प्लस 4 होती। क्लियर होगी ना। तो कहने का मतलब वर्ड्स को समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एक तरीके से, ठीक है। तो मान ले बेटा कि इसने कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं, तो 3 संख्याएं मान ली आपने, काम अभी तक का यहाँ का क्या, के गुणनफल को, ओके। तो अब इनका गुणनफल, गुणनफल क्या हो गया इनका, जैसा अगर 2 3 4 तो 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख देते, अब ये गुणनफल ये है, तो यानी ओके x गुणा अगली क्या x प्लस 1 और उससे अगली क्या x प्लस 2। अब x का मान नहीं मालूम इसलिए इसको इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब गुणनफल तक पहुंच गए अपन। ध्यान से, गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी विभाजित किया जाता है, यहां कॉमा तक की बात कर रहा हूं मैं, कि ये तीनों संख्याओं गुणनफल आ गया। अब इनको को प्रत्येक संख्या से बारी बारी से, यानी ये जो गुणनफल आया इसको प्रत्येक संख्या नहीं, पहले x से विभाजित करेंगे, तो जब इसमें x का भाग देंगे अपन, ये गुणनफल हो गया, और जब x का भाग दोगे आप तो क्या होगा, x से x कट गया तो क्या बच गया, भागफल x प्लस 1 और x प्लस 2 बच गया नहीं बच गया। और जब बेटा अगली संख्या कौन सी है, x प्लस 1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 कट जाएगा, इसमें तो देखो ये होगा, ठीक है। अब इसी में मैं क्या कर देता हूं, अगर इसी को अगली संख्या क्या x प्लस 1 से भाग दूं तो ये कट जाएगा, तो अब क्या बचेगा, x और x प्लस 2 बचेगा। और फिर तीसरा केस, x प्लस 2 से भाग देना है, तो यानी x x प्लस 1 और x प्लस 2, अब इसको बेटा x प्लस 2 से मैं भाग दूंगा तो ये कट गया, तो यानी x x प्लस 1 बच गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जो क्वेश्चन का क्या, तीन, ये आया हुआ क्वेश्चन है आज 2018 के अंदर, ये आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी, इसने वर्ड बोला था प्रत्येक संख्या से बारी बारी, तो यानी प्रत्येक संख्या यानी पहली संख्या, पहले इसका गुणनफल, गुणनफल को पहले प्रत्येक में पहली नंबर की x थी, x से काटा तो ये बच गया, फिर इसी गुणनफल को x प्लस 1 से काटा तो ये बच गया, फिर इसी गुणनफल को x प्लस 2 से भाग दिया तो ये बच गया। यानी भागफल कौन कौन से आए, ये आया और ये आया। तो देखो इसने क्या कहा था, बारी बारी विभाजित किया था, तो तीनों के भागफलों का योग, क्या वर्ड काम में ले लिया, तीनों के भागफलों का योग। तो एक का भागफल क्या आया, x प्लस 1 x प्लस 2, दूसरा भागफल क्या आया, x इंटू एक्स प्लस 2, और तीसरा भागफल क्या आया, x इंटू एक्स प्लस 1। ये तीनों भागफलों का आपने क्या लिख दिया बेटा, ये योग कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और वो कितना है, वो कितना आ रहा है, 74 आ रहा है, तो 74 उधर की बजाय मैं इधर लिख दूं, यानी ये 74 के, इन तीनों भागफलों का योग किसके बराबर है, 74 के बराबर है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करो, ये काम अपना हुआ।
ठीक है, अब केवल कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन काम हो गया, अब केवल कैलकुलेशन करनी है ये क्वेश्चन को समझने के लिए। आपको इतना टाइम क्यों लगा, इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं मैं इस चीज पे, कि क्योंकि एक एक चीज को मैं 5-5 बार बोल रहा हूं, आपके एक एक चीज को 5-5 बार क्यों बोलना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। जब जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज फिक्स हो गई ना बेटा, उस दिन फिर क्या फटाफट, फिर तो क्या था, ठीक 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल, ओके 3 संख्या मान लो x+1 x+2 हो गया, ठीक है, इसने गुणनफल करा है x × x+1 x+2 हो गया, फिर कह रहा बारी बारी एक एक बार डिवाइड करते जाओ, तो इसको पहले x से डिवाइड किया तो ये बच रहा है, x+1 से डिवाइड किया तो ये बच रहा है, x+2 से डिवाइड किया तो ये बच रहा है, फिर कह रहा है कि जो भागफल आए इन तीनों का योग, तो इन तीनों को आपने जोड़ा, वो किसके बराबर है, 64 के बराबर। ये लो, ये तो 30 सेकंड में रिपीट हो गया, पर आपको समझाने में इसलिए समय इसलिए दिया ताकि आपको इनको अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न आ जाए आपके दिमाग में, ताकि लैंग्वेज जरासी जैसे भी चेंज करता है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप काम कर सको। ओके, अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, अपन बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये अब इस कंडीशन में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ये चीज मैं रब कर रहा हूं, यहां से ये चीज रब कर रहा हूं मैं, जैसे मान लिया कि ये 74 = 2, अब ये क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना। अब ओपन करना मैंने क्या बोला कि जिसने ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है कि जो वास्तव में रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो ब्रैकेट्स ओपन करना वगैरह मैंने बता रखा है कि पहले नहीं आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रीवियस क्लासेस में मैंने इन सब चीजों के ऊपर बात की है, और मैंने शायद उस समय पढ़ाते वक्त भी ये कहा था कि बेटा एक बार इन फंडामेंटल्स को आपके दिमाग में बिठा लो तो आपको मैथ्स करने में मजा आएगा। अब क्यों बार बार मैं कहानी इन्हीं पे वापस कहता रहूं, तो तुम खुद भी बोर हो जाओगे और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज्यादा कैसे कर पाएंगे अपन, इसलिए रेगुलर पढ़ो उस चीज को। अब बेटा देखो x को x से किया x², x को 2 से किया ये 2x, फिर इसका कंप्लीट हो गया, फिर 1 को x से किया x, और 1 को 2 से किया 2। अब ये मैं थोड़ा रब कर रहा हूं यहां से ताकि मेरे को जगह मिल जाए, ठीक है ना, मेरे को जगह मिल जाए। फिर इसका कंप्लीट हो गया ये मामला। अब ये प्लस इस x को इस x से किया x⁻², इस x को 2 से किया ये 2x, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर ये प्लस x को x से किया x², और ये प्लस x। ये कंडीशंस आपके पास मैंने लिख दी। अब जिसकी वो प्रैक्टिस की थी पॉलिनोमियल्स के अंदर, मैंने ब्रैकेट्स ओपन करना वगैरह ये सारी चीजें बात की थी, और समय समय में बात करता रहूंगा। अब मेरे को बोलना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो क्या फटा जिसको आता है, अगर बच्चा उस समय एग्जाम दे रहा होता है उसको क्या फटाफट उसको तो करना है कि x², ये x2x हो गया, ये 1x हो गया, ये 1 2 2 हो गया, x × x x² हो गया, भाई x × 2x, बस ये कैलकुलेशंस, ये स्पीड, ये चीज आपको चाहिएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में समझाने का उद्देश्य यही है कि आप अपने तरीके को कैसे इंप्रूव कर पाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके बेटा, अब बात करता हूं, देखो अब लाइक टर्म्स जो होती है, सजातीय पद होते हैं, x² वाला पद एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा, एक x², एक x², एक x², यानी कितने हो गए टोटल, 3 x² हो गए आपके पास, ठीक है। अब x वाले पद, ये 2x है, एक x ये 2x और एक x ये, तो 2x और 1x 3x, 3x और 2 5x, 5 और 6x, तो आपने ये लिख दिया 6x, ठीक है बेटा। और ये क्या लिख दिया, ये और अंक कौन सा आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, तो ये वाली तो इधर चीज लिख दी, और ये 74 इसके बराबर ही तो है, तो कोई बात नहीं, बराबर इधर तराजू को मैंने यो पकड़ा होता, अब यो पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, ये इधर लिख दिया, ये उधर लिख, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी बात। तो जैसे इस सिचुएशन में आप पहुंचे, अरे ये तो समीकरण का रूप आ गया जो पॉलिनोमियल्स में अपने देखा था, बहुपद में देखा था ना अपन ने, समीकरण का रूप आ गया, तो 3x² प्लस 6x, और ये आया तो +2, ये इधर आया तो -74, और इधर क्या बच गया 0, तो ये 3x², ये प्लस 6x, और ये -72 = 0। आपका अल्टीमेटली गोल क्या था, आपका उद्देश्य क्या था, x का मान निकल जाए तो अपने सारा मामला। और यहाँ पे देखो x के रूप में समीकरण आ चुकी है आपके, यानी अब आपको x का मान निकालना है। अब जैसे ही ये एक द्विघात समीकरण का रूप हो गया, मैंने फिर कह रहा हूं, मैंने आपको उस समय क्या कहा था बेटा, कि मैथ्स कहने को तो ऊपर लग रहा है कि ठीक है कोई अंकगणित की कोई चीज अपन ने उठाई है, पर कौन सी चीज कब का मैथ्स में एक साथ सब कुछ काम में आता है, इसलिए इसमें कोई चीज को या टॉपिक को अपन जंप नहीं कर सकते एक तरीके। हाँ, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर उसको एंजॉय भी फिर फुल होता है उसमें। अब जैसे देखो बेटा कि
ये मिडिल टर्म मतलब मध्य पदों को तोड़ना है ना, ये टुकड़े करना, द्विघात समीकरण के टुकड़े आपको कैसे करने हैं। तो ये बाह्य पद मैंने उस समय बताया था कि ये तो मध्य पद है और ये दोनों क्या बाह्य पद है। तो यानी 6x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ें तो 6x ही आए और गुणा करें तो बाह्य पदों का गुणनफल आ जाए। बाह्य पदों का गुणनफल कहने का मतलब इस 6x को ऐसे ब्रेक करना, जोड़ तो क्या आना चाहिए उसका, जोड़ तो प्लस का 6x ही आए और गुणा क्या आ जाए उनका, बाह्य पद 3x² और माइनस का 72 यानी माइनस का 216x² ये आए। ये चीज आपको इसको ऐसे तोड़ना है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। अब ये मेरे मन से कह नहीं रहा हूं मैं, आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं। आते हैं बेटा, आते हैं। आपको इस लेवल की तैयारी आपके पास होनी जरूरी है। अब देखिए, तो अब ये मैंने लिखा बेटा 3x²। अब देखो 6x प्लस का 6x बचना चाहिए, तो 6 का अंतर देखो और 216 आना चाहिए उनका। क्यों, देखो 72 को 3 से गुणा करें, 72 दिया 216 हो जाता है और ये x²। तो अब देखो एंड में 6 आ रहा, तो देखो कि मैं 18 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 18 और 12 का डिफरेंस कितना आता है, 6 आता है ना। ओके, अब 18 और 12 को गुणा करके भी देखो तो मेरे मन में थोड़ी सी कैलकुलेशन की यार, 18 दाएं तो 180 होता है और फिर 18 दूनी 36, तो 180 और 36 यानी 216 हो जाता है। यस, तो आपने 6x के टुकड़े क्या किए, एक तो प्लस का 18x कर दिया और माइनस के 12x कर दिए और ये माइनस के 72 लिख दिए, ये हो गया। अब देखो 18x और माइनस के 12x करोगे तो क्या जाएगा, प्लस के 6x ही बचेंगे और इनको 18x और 12x को गुणा भी कर लोगे तो 18 × 12 कितना होता है, 216, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई माइनस ही रहेगा और x² आएगा। तो यानी ये इसके टुकड़े हो गए। अब बेटा क्या है कि वही जोड़े बनाना, ये जोड़े बनाना। क्या आ रहा, 3x कॉमन आ रहा है इसमें, 3x कॉमन आ गया तो देखो 3 तो कॉमन में आ गया, x² में से एक x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, ये प्लस और 3 का पारा 18 में कितने 6 बार जाता है, ये x तो बाहर आ गया तो ये खत्म। अब ये माइनस का 12 ये कॉमन आ गया तो माइनस के 12 में तो एक बार ही गया, ये x बच गया और ये माइनस माइनस प्लस और 12 बंदे से बाहर छिंग 72। मैंने उस समय भी बताया था कि ये कोष्टक में सेम होना चाहिए। अब x+6 आ रहा है, ओके आ गया भाई, तो ये x+6 फिर कॉमन आ गया तो इसका तो क्या बचा 3x बचा, ये माइनस का क्या बच गया बेटा 12 बच गया और ये बराबर 0। अब इसने, अब ये दो कोष्टकों का गुणनफल 0 कब आ सकता है, या तो x+6 बराबर 0 हो या 3x - 12 बराबर 0 हो। तो x बराबर तो क्या आ गया, ये -6 आ गया और ये 3x बराबर क्या हो गया 12 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/3 यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x का मान कितना आ गया 4। तो कौन सा मान लेना पड़ेगा अपने को, ये लेना पड़ेगा क्योंकि इसने क्या बोला था धनात्मक लेना है, तो ये तो ऋणात्मक है तो इसको तो ले नहीं सकते, तो x बराबर क्या लेंगे 4। ठीक है, तो 4 लेंगे तो इसका मतलब ये एक संख्या तो हो गई 4, फिर अगली क्या होगी 4 + 1 यानी 5, अगली क्या होगी 4 + 2 यानी 6। अब इन तीनों का जोड़ क्या होगा 4 5 9 9 और 6 15, ये उत्तर हो गया आपका। ये यानी ये उत्तर निकालने के लिए कोई आपको ये काम करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन का उद्देश्य क्या था, इस क्वेश्चन का मैंने क्या कहा था कि मैं रिवीजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगा, तो रिवीजन में ये लूंगा कि आपने वास्तव में अपना विजन क्लियर किया कि नहीं किया, कि अपन जो 10-12 दिन से अपन छुट्टियां मना रहे थे तो उन छुट्टियों में आपने किया क्या। क्योंकि बेटा अगर आपने नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो फिर धोखा ही दिया अपने आपको, और क्या किया आप लोगों ने, है ना। आप कि क्वेश्चन को नहीं तो अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट करना ताकि इस टाइप से मतलब आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिक लैंग्वेज जिसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना प्रॉपर आ गया तो अपना काम आसानी से हो जाता है। अब एकदम देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड, यार इतना बड़ा क्वेश्चन बनता है क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन ही आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन ही है और आंसर तो एक छोटा सा निकलना था उसका 15, परंतु उसके पीछे आपको इतनी आपकी मेहनत छिपी हुई है कि आपने क्या प्रैक्टिस कर रखी क्या नहीं कर रखी उसके अकॉर्डिंग। अब देखो कितना, अगर बाय द वे आपकी कंसेप्ट क्लियर है, अब मान लिया कि मैं इसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखो कितनी आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, एग्जाम में पेपर में आपके सामने है और ये क्वेश्चन आ गया और आपकी तैयारी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो देखना आप क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को
तो 3 क्रमागत धनात्मक संख्या है, हाँ यस माना। एक संख्या x है तो अगली x+1 हो गई, अगली उससे अगली x+2 होगी। के गुणनफल तो आपने लिख दिया x गुणा x+1 गुणा x+2 को बारी बारी से विभाजित किया जाता है। तो अब एक x गुणा x+1 गुणा x+2 को विभाजित करना है बारी से, यानी पहले नंबर x की बारी x से विभाजित किया था, x से x कट गया। जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 और नीचे 2 तो 2 से 2 काटते हैं ना, तो बेटा ऐसे x से x कट गया, तो क्या बच गया x+1 बच गया और x+2 बच गया, वो संख्या लिख दी। फिर x गुणा x+1 गुणा x+2 बटे फिर वही x+1, तो x+1 से पूरा x+1 कट गया, तो एक x बच गया और एक x+2 बच गया, वो लिख दिया आपने। फिर वही x गुणा x+1 गुणा x+2 बटे वही x+2, तो x+2 से x तो गुणा x+1 लिख दिया। इनका जोड़ तो यानी बीच बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, वो किसके बराबर है 74 के बराबर, ये लिख दिया। उसके बाद क्या ये कोष्टक खोलने आपको आने चाहिए थे, वो आपने फटाफट खोले। अब यहाँ पे फिर वापस वो आता है कि जो बहुपद वाले क्वेश्चन में किया था, बहुपद आपके टॉपिक है ना, तो बहुपद वाले क्वेश्चन है कि आपको मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं, कि मध्य पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़े तो वही मध्य पद आ जाए और गुणा कर उसके टुकड़ों का गुणा करें तो बाह्य पदों का गुणनफल आ जाए, वो बस वो क्या फिर ये कॉमन ओमन जो मैथमेटिक्स में अपन जो करते हैं वो आया और ये क्वेश्चन हो गए। तो बेटा आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चन कि गुणन 5 की घात 41, 7 की घात 69 और 3 की घात 57 में, यानी इनको आपस में गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा। मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आ गया कि इनको आपस में गुणा करें तो इकाई का अंक क्या आएगा। जैसे अगर ये 5 गुणा 7 गुणा 3 होता तो 5 7 35, 35 105 है ना, आप लिख देते ना 5 लिख देते कि 105 आता सर इनका गुणनफल, तो यानी 5। पर समस्या ये हो गई 5 की घात 41 है, 7 की घात 69 है और 3 की घात 57 है, तो अब क्या करें अपन। तो या तो एक तो तरीका कि वही 5 की घात 41 है तो नहीं 5 गुणा 5 41 बार लिखे हैं फिर गुणा करके, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है, क्या, जब भी आपको इस टाइप से घातांक रूप में नंबर दिए हुए हो और आपको जब भी उनका इकाई स्थान पूछे, इकाई अंक निकालना हो, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आता है तो उसका करने का तरीका क्या होगा कि जो घाते होती है ना बेटा, घाते, उन घातों को 4 से भाग दे दो। घातों को क्या करना है आपको 4 से भाग देना है, और जो शेषफल बचता है ना 4 से भाग देने पे घात को, वो घात लगा दो। जैसे कहने का मतलब आपकी पहली घात क्या 41 है, 41 को 4 से भाग देंगे तो 4 दाएं 40, तो 1 बच गया ना, तो यानी आप क्या लगा दोगे 5 की घात 1। मेरी बात समझ में आ गई कि 41 को आपने 4 से भाग दिया तो 4 दाएं तो 10 बार तो पूरा पूरा चला गया, अब 41 यानी 1 बच गया, तो यानी वो आपने लगा दी घात 1। कितनी बात समझ में आई, गुणा। अब घात कितनी है 69, 69 में 4 का भाग देके देखो, देखो 4 एकम 4, 2 बच गया 29 हो गया, 4 सत्ते 28, 29 यानी 1 बच गई, तो यानी 7 की घात भी क्या लगा दी आपने 1 लगा दी, गुणा। अब 57 है, 57 में 4 का भाग देके देखो, 4 एकम 4 फिर 17 हो गया, इधर 4 चौक 16 यानी वही 1, तो यानी ये तो 3 की घात 1 हो गई। ठीक है बेटा, अब क्या करो, अब इनको गुणा कर लो, 5 सत्ते 35, 35 सत्ते 35 या 105, तो इकाई अंक क्या आ गया 5, यानी आपका उत्तर क्या हो गया ये।
ये बात समझ में आई? तो जब भी आपको इकाई अंक निकालने को आ जाए तो क्या करते हैं, ये आपको घात को 4 से भाग देते हैं वह शेष फल को घात के रूप में लिख देते हैं एवं यदि भाग पूरा चला जाए पूरा चला जाए तो पूरा चला जाए, यदि भाग देने पूरा चला जाए तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल 0 होने पर घात 4 लगा देते हैं। ये रूल या ये ट्रिक बोल दो, कुछ भी बोल दो आप बेटा, ये आप स्पेशली इसके लिए नोट कर ले। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर ये बोले अब ये 7 की घात 37, अब पूछे कि चलो इसी का इकाई अंक बता दो, तो क्या करना है, घात को 4 से भाग दिया, 4 नाम 36, एक बचाना, तो यानी क्या बचा, 7 का घात 1, यानी 7 की घात 1 क्या होता, 7 ही होता था, यानी उत्तर क्या आ गया, इकाई अंक क्या हो गया, 7 हो गया। बात समझ में आ रही बेटा? अगर बाई दी यही 38 होता तो शेषफल कितना बच्चा, 4 नाम 36, 2 बचता, 7 की घात 2 यानी 7 7 49, तो अब इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। अब बात समझ में आ रही? अब मान लिया यही होता 7 की घात 40 होता, 7 की घात 40 होता, फिर वही 4 का भाग देना है, तो देखो मैंने क्या, तो 4 दाएं 40, ये तो पूरा पूरा चला गया, तो अब तो क्या बचा, शेषफल 0 बच रहा है ना, तो कौन सा कंसेप्ट आ गया, 0 का मतलब समझ था, तो शेषफल 0 आ रहा, तो आप इसका रिजल्ट फाइनल क्या लिखोगे, 7 की घात 4। मैंने क्या बताया, जब शेषफल 0 आए तो घात वापस 4 लगा देते हैं, 40 की जगह क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 7 की घात 4 यानी 7 गुना 7 गुना 7, यानी 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49, और ये 7 7 49, 49 49 को गुना करें, 90 90 81, यानी एक तो आ गया ना, बस तो आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इस टाइप से कहने को मेरा आज के प्रैक्टिस सेशन का उद्देश्य यही है कि बेटा क्वेश्चन एक लाऊंगा तो उससे आप 5-6 वैरायटी अपने आप निकाल लो, या अपने आप 5-6 क्वेश्चंस के आप कैलकुलेशंस कर सको एक तरीके से। आई बात में? इस टाइप से अब बेटा क्या चेंज होगा, अब इस टाइप जब भी इकाई अंक का कंसेप्ट निकालने को आ जाए तो अपने क्या करना बेटा, घाते ही तो बदले के आएंगी ये, और आधार बदले हुए होंगे, प्रोसेस तो आपको ये का यही फॉलो करना है, बस इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कहां दिक्कत आ गई इतनी? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। ओके, अब क्या है देखो बेटा,
निम्न में से कौन सा अधिकतम है? ये चार चीजें दी हुई है, 1 2 3 4, यानी ये लो। ये चार चीजें और वही एबीसीडी लिखा हुआ है। ए में ये लिखा हुआ समझ लो, बी में ये, सी में ये और डी में ये। आपको इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। पहले तो ये बताओ, ये सारी संख्याएं जो अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्याओं का रूप आ गया, अंडर रूट के अंदर है, अपरिमेय संख्याओं का रूप आ गया। ओके, अब आप चेक करो इनमें से किसी का वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है क्या? अगर ये √59 की जगह √64 हो जाए तो आप 8 निकाल के रख देते, वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकल रहा। अब पॉइंट्स में निकाल निकाल के, इनको पॉइंट्स में निकाल निकाल करके फिर माइनस करोगे, आपस में बहुत टाइम लग जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है? एक ही मेथड है, कौन सा? परिमेयीकरण। परिमेयीकरण नया शब्द लग रहा होगा कई लोगों को, मैंने बात की है, मैंने सिखाया है पुरानी क्लासेस के अंदर कि परिमेयीकरण क्या होते हैं। और जब बेटा मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तुमको बोला था बेटा ढंग से क्लासेस देखना। आई बात में, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लाऊंगा तो हर चीज काम में आएगी, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस। आप क्या कि वो तरीका नहीं होता कि आप कि थोड़ा बड़े एक सरसरी तौर पे आपने थ्योरी पढ़ ली, फटाक से क्वेश्चंस पे चले गए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट, अरे सर क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, अरे सर फिर तो मजा ही नहीं आ रहा, सर पता नहीं सर का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा समझ में मेरा पढ़ाया हुआ, क्यों? मेरे से पढ़ने के लिए मेरे को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तुमको 1000 बार कह चुका हूं कि पहले जब तक कंसेप्ट या थ्योरी क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चन, और जिनकी क्लियर है तो उनको आज के क्वेश्चंस में मजा भी आएगा कि कैसे ये मैंने बात की है, क्यों? क्वेश्चंस मैंने वही लिए जो मैं बात कर चुका हूं, ताकि वही कंसेप्ट काम में आए। इसलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको वास्तव में एंड तक मेरे साथ चलना है तो आप अपना समय दो, उन चीजों को वापस देखो, सीखो उनसे और फिर वापस करो। अब परिमेयीकरण की बात करते हैं। ओके, अब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है बेटा, वो रिवीजन भी कर रहा हूं तुम्हारा कि उस समय किसी ने नहीं सीखा हो, इसलिए इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका रिवीजन ले रहा हूं जो अभी तक अपन ने थ्योरी पढ़ी है। समझ में आ रही है? ये भाव तो समझ रहे हो, कोई बच्चे नहीं हो आप लोग, समझ में आ रहे हो कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है। कि इन क्वेश्चन के माध्यम से, कि मैं केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देना चाहता कि सॉल्व करके बेटा ये बी आंसर हो गया इसका, नहीं, ताकि मैं इस माध्यम से वापस आपका एक रिवीजन ले रहा हूं कि जो आप पिछले महीने सवा महीने के अंदर अपन ने उन चीजों को देखा है, तो इस समय को जाया मत जाने देना। अब देखो बेटा, जैसे ये परिमेयीकरण करते हैं, √59 माइनस √51, ये हो गया। परिमेयीकरण में क्या किया था बेटा, इसके संयुग्मी से अंश और हर को गुणा करते हैं। संयुग्मी वर्ड, संयुग्मी का मतलब ये होता है अगर ये माइनस है तो प्लस चिन्ह लगा लेना, या प्लस है तो माइनस चिन्ह लगा देना। ओके बेटा, तो आपने क्या किया, तो इसको क्या किया, √59 प्लस √51 से, परिमेयीकरण का मतलब होता है जो ऑपरेशन, जो काम आप अंश में कर रहे हो वो का वही काम आपको हर में करना है। तो ये आपने किया बेटा, तो ऊपर देखो कौन सा रूप आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपने सर्व समीकरण वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर मैंने बताया था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये क्या गया, √59 का मतलब a है तो इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, तो यानी 59, और √51 का स्क्वायर हटेगा तो यानी ये रूट हट जाएगा 51, और नीचे क्या आ गया, √59 प्लस √51। अब 59 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन ये √59 और ये प्लस √51, ये हो गया। ओके, अब ऐसे बेटा सेकंड वाले का √37 माइनस √29, इसका परिमेयीकरण करूंगा मैं तो किससे करूंगा, √37 प्लस √29, √37 प्लस √29, वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, तो 37 माइनस 29 अपॉन वही √37 प्लस √29, यानी क्या आ गया आपके पास, 8 अपॉन √37 प्लस √29, ये आ गया। अब इस सिमेट्री से लिख लो, आपको क्या दिख रहा है, ऊपर क्या आता जा रहा है, इन दोनों का अंतर आता जा रहा है और नीचे संयुग्मी आता जा रहा है, बस। तो बेटा ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी 87 और 79 का
तीसरे वाले के लिए क्या जाएगा, इसके लिए 8 बटे में √87 माइनस √79, और इसके लिए क्या जाएगा, वही 8 बटे में √79 प्लस √71। हाँ या ना? एक आपके पास ये है, एक आपके पास डिजिट ये आ गई, एक आपके पास ये आ गई, एक आपके पास ये आ गई, ये 4 चीजें आ गई। अब देखो चारों के अंश में क्या, 8 8 8 8, इस 8 को किससे भाग देना है, √59 प्लस √51 से। अब अंश जब समान, अब कंसेप्ट पे आ जाओ, अंश जब समान होते हो तो जिसका हर छोटा होगा वही भागफल ज्यादा आएगा ना। जैसे मान ले कि ऊपर तो सबके पास 50 50 50 लिखा, तो 50 को 2 से भाग देंगे, एक 50 को 3 से भाग दो, एक 50 को 4 से भाग दो, और एक 50 को 5 से भाग दो, तो भागफल बड़ा किस में आएगा, 2 से भाग देंगे उसी से भागफल बड़ा आएगा ना, बस। तो अब देखो कि हर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहां तो क्या है √59 √51, आपके पास केवल ये देखो आप, √37 प्लस √29 सबसे छोटा है, ऊपर तो 8 आ जाए, यानी इससे भाग देंगे तो सबसे ज्यादा भागफल आएगा। बाकी जो 87 79 59 51 79 71, इसका मतलब सबसे अधिकतम कौन सा है, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का लेने का उद्देश्य मेरा क्या था, आपको परमेयीकरण का कंसेप्ट आपको वापस समझाना, और आपको अब देखो सिमेट्री से आपने एक निकाला, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया, यार 59 51 वही अंतर तो वही आएगा, a + b a - b का कंसेप्ट ले लिया, तो ये 8 8 ही अंतर है, तो अब देखो 37 29 वही 8, तो फटाक से फिर आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपने परमेयीकरण का लिख दिया, तो उसके बाद तो सिमेट्री से आपने ये तीनों लिखे और बस आंसर निकाल दी। ये चीज, ये मेहनत आपको करनी, और ये मेहनत तभी होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी कहोगे सर की भी क्या आदत है कि बार बार कहने की, बेटा आदत है मेरी, अब आपको इसको कुछ भी कहो, क्यों, मेरे को मालूम है रिजल्ट तभी आएगा जब आप रेगुलर पढ़ोगे, पढ़ो उसको। नेक्स्ट देखो बेटा, चलो 108 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं, निकालो, देखे फटाफट निकालो, ये तो आना चाहिए आपको, अभी 2 दिन पहले ही किया है अपन ने। देखिए क्या समझे आप उन 2 दिन की थ्योरी में, आप क्या पकड़ में आया, या समय खराब कर रहे हो आप लोग। 108 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन पे जाना, 108 के गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या, तो गुणनखंड तो कर लो पहले, यस कर लिया साहब, ये लो कर लिया, 2 पंजे 10 2 चौक 8, यानी 108 के गुणनखंड क्या हो गए आपके पास बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या इसको घातों के रूप में 2 की घात 2 और 3 की घात 3, ये आपने लिखा, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे, 108 में कितनी अभाज्य, गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो कितनी है अभाज्य संख्याएं, तो 2 और 3 ही, दो ही तो है अभाज्य संख्याएं, तो आंसर क्या आ गया आपका 2। ये चीज आपने बात की थी। हाँ, अब इसी अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या वर्ड बोलूं, अभाज्य गुण, अगर ये तो अभाज्य संख्याएं पूछी तो ये आंसर दे दिया आपने, 2 दे दिया, और अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताया था मैंने कि घातों को जोड़ लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ कितनी अभाज्य संख्याएं थी, इसलिए आपने उत्तर दिया। क्यों? अभाज्य संख्या तो एक तो 2 और एक 3 है भाई, ये 2 और 3 ही तो नजर आ रही है, तो यानी वो आंसर हो दिया। अगर ये क्वेश्चन 108 के गुणनखंड में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, या कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करती थी बताया था मैं तुमको, घाते सूत्र लिखा था ए बी वाला, तो 2 और 3 5, यानी 2 + 3, यानी आपके पास क्या आया था 5, तो आप उत्तर क्या देते 5। ठीक। और एक और चीज बताई थी कि 108 के गुणनखंड, कितने गुणनखंड संभव हैं, तो उसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया था, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या बताया था, जो घाते होती है उनमें एक एक जोड़ते जाओ और आपस में गुणा कर दो, यानी 2 + 1 गुणा 3 + 1, तो ये 3 × 4 यानी 12, यानी 108 के अंदर 12, 108 से पहले 12 अंक ऐसे हैं, 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 108 को विभाजित करती हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आई बात में 6 है, ऐसे कर करके आप करोगे तो 12 संख्याएं ऐसी है। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा उद्देश्य क्या था, आपको जो 2 दिन पहले क्लास ली थी उसका वापस एक बार रिवीजन हो जाए आपके दिमाग में। तो कहने का मतलब बेटा, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये एक एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक क्वेश्चन ये है कि मैं आपकी मेहनत को चेक कर रहा हूं कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। ये एक एक क्वेश्चन 5-5 7-7 की प्रैक्टिस के बराबर है कि आपको किस टाइप से करना है। कि आप वैसे 7 क्वेश्चन कर लो इस पैटर्न पे, पर अगर एक क्वेश्चन करके भी आपने कंसेप्ट समझ लिए तो उसी में आप तो वैरायटी जो डालनी है आपको करना क्या होता है, तो उस चीज को देखो आप। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया बेटा, 2 बार -2 बार 0.3 प्लस 2.3 बार प्लस 2.3 और प्लस 2 बार 0.3 बार, ये क्वेश्चन आ गया, आया हुआ क्वेश्चन है। इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आपके आप, मैंने कहा ना टोटली क्लास इसके ऊपर डिपेंड है, आपके पुराने जो वीडियोस है, पुराने लेक्चर्स हैं, कि आपको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था, मैं आपको भी टेस्ट करूंगा ये, और इस माध्यम से बेटा आपका रिवीजन ले रहा हूं मैं, ताकि अपन आगे का फिर नेक्स्ट टॉपिक, इस क्लास के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें और फिर इसके टेस्ट वगैरह फिर अपन स्टार्ट करें। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपकी मेहनत को चेक कर रहा हूं, और कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हो तो बेटा आज से ये चीज प्रण ले लो आप, कि आप प्रैक्टिस करो, आपको मजा आएगा ये करने में, और मैं इस माध्यम से क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका रिवीजन लूंगा। आप देखो हर क्वेश्चन में मैं किसी न किसी थ्योरेटिकल पार्ट को टच कर रहा हूं जानबूझ करके बार बार, ताकि कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हो, या आपका जो मैथ्स पढ़ने का जो ढर्रा था वो आपका अभी तक कैसा भी रहा हो, अब बेटा वो ढर्रा मेरे अकॉर्डिंग लिया हो। अब देखो बेटा, ये यहाँ पे वही
भिन्नों में बदलना हो, अब मैंने 4 5 एक साथ ही दे दिया, अब बदले इसको भिन्न में, देखा आंसर अपने को लेके आए, क्या करें। अब देखो, कल के लेक्चर में मैंने जाते जाते आपको एक चीज कही थी कि दो के अगर दशमलव से पहले वाली संख्या के ऊपर बार होता है तो वो ऋणात्मक होती है। ये कंसेप्ट मैंने एंड में जाकर के लिखा था इस कोने पे। तो ये चीज दिमाग में रख लेना बेटा, इस कंसेप्ट को वापस आपके दिमाग में बिठा दो। अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं। ओके, अब -2 बार पॉइंट दशमलव से पहले संख्या पे बार है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, -2.3 है। ठीक है, ये है 2.3 बार, ये, या इसको यूं लिख दूं, चलो 2.333 आया ना, फिर ये प्लस लगाया, ये 2.3, फिर ये वाला प्लस लगाया, तो ये 2 के ऊपर तो बार है ना, तो इसका मतलब ये -2। तुम ऐसा करो, इतनी बात समझ में आया कि बहुत, समझ लो ये बेटा रिवीजन ही, रिवीजन कर रहा हूं तुम्हारा, अगर कंसेप्ट उस समय छूट गया हो तब देखना। 2 बार था तो माइनस बार, दशमलव से पहले संख्या पे बार होता है तो इसका मतलब वो चीज माइनस में होती है, -2। यहाँ पे बार में 0.3 लिख दिया, ये 2.3 पे बार है तो 3 चलता जाएगा, नॉन वो टर्मिनेटिंग में, ये 2.3 ऐसे के ऐसे है, और ये प्लस, ये 2 पे बार है तो ये माइनस लिख दिया, 0.3 इतनी बात तो समझ में आई। ओके, अब अपन देखते हैं, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 2 + 0.3, मैं 2 आया ना, इसको यूं लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 + 0.333, इसको लिख दिया +2 + 0.3। आइए देखो, प्लस माइनस, अच्छा इसको इतनी बात समझ में आई, आराम से समझना बेटा, देखो कोई जल्दी नहीं है। अब देखो, +- -2 +- -0.333, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, ये -2 है, ये +2, ये कट गया, ये +2 है, ये -2 है, ये कट गया। ठीक है, अब ये 0.3 है और ये भी 0.3 है, तो ये बिना बार वाले जो है, तो 0.3 और 0.3 क्या हो गया बेटा, 0.6 हो गया, 0.6 लिख दिया मैंने, और प्लस 0.3 ये माइनस में थे ना, तो बेटा माइनस। अब ये आप देखो बेटा, और ये +0.333, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, इनको ऐड करते हैं, तो देखो इधर साइड में ऐड कर देता हूं मैं आपको, 0.3 और ये 0.33, जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 3 6 6 6, यही चलता जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो 0.6 प्लस 0.666, या 6 बार आया ना। अब क्या करना है आपको, 0.6 में 0.666 ये जोड़ना है, जोड़ो, 0.6, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए,
इस कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या है आगे, तो क्या जाएगा ये 6 6 6 और 6 6 12, डेसिमल एक स्थान छोड़ के 3, तो क्या आ रहा है 1.266 ये आ रहा है। तो क्या लिखोगे 1.2 और 6 6 6 रिपीट हो रहा है, तो ये 6 बार कहाँ है उत्तर है क्या 1 यस। ये ढंग से आप समझो ऐसे आप, तो जैसे ही इस टाइप के अपरिमेय संख्याएं या ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आवर्ती दशमलव अनावर्ती दशमलव वाला जो कंसेप्ट किया था उसमें कैसे भिन्नों में कन्वर्ट करते हैं, ये तरीका आपको, और कल भी मैंने खूब वो फॉर्मूले लिख करके आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अब उनके जोड़ का हुआ अब घुमा फिरा के कुछ नहीं, ये चेंज ही तो होंगे और क्या होगा, अब कुछ भी पूछ ले एक तरीके से, ये काम करना आपको बेटा। वापस बस कंसेप्ट क्या ध्यान इसमें, अगर दशमलव से पहले कोई संख्या दे रखी है उस पर बार हो तो वो माइनस में होती है, तो -2.3 पूरा लिखा तो यानी -2 प्लस 0.3, ठीक है बेटा, इस चीज को ध्यान, ओके। ये क्वेश्चन हो गया हमारे 0.11 बार प्लस 0.22 बार गुणा 3 का, ये पूरा ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, मान निकालना आपको, जैसे निकाल के बताओ देखे 1.9 बार, बी दे रखा है आपको 0.3 बार, सी दे रखा है आपको 3 और डी दे रखा है आपको 1, ये आपको दे रखा है, लगाओ अंदाजा जैसे क्या हो सकता है। अब कुछ नहीं करना बेटा आपको, 0.11 बार है, अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, तो यानी क्या हो गया 0.111 प्लस प्लस 0.22 बार है 0.222 गुणा 3, कितनी बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ो, आपस में जोड़ो, दशमलव के नीचे दशमलव, 0.111 0.2222, तो क्या जाएगा 3 3 3 3, तो यानी इसको क्या लिख दिया आपने जोड़ के 0.333, आया ना, और ये बाहर क्या गुणा 3, अब इसको गुणा कर लो भाई, गुणा ही तो हो रहा है, गुणा कर लो, तो 9 और यही आएगा, या इसको क्या लिख सकते हो 0.9 बार, ये लिख सकते हो आप, ठीक। पर यार ये तो बैठ ही नहीं रहा, अब आगे देखो, कल क्या बताया था 9 बार को भिन्न में कैसे बदलोगे, पूरी संपूर्ण संख्या लिखो, लिख दिया, माइनस किसको करनी है, बिना बार वाली संख्या कोई है क्या, 0 ही है, बटे जितनी संख्याओं पे बार होता है, जितने अंकों पे बार होता है उतने 9 लिखते हैं, तो एक ही अंक पे बार है तो एक बार ही 9 लिखेंगे, और कोई बच रही नहीं तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा 9/9, वो क्या गया 1, तो एक उत्तर है क्या, यस है ये उत्तर, कल ये सारा बताया था मैंने आपको कहा ना बेटा कि टोटली आज की जो क्लास के जो क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम आपका रिवीजन है, जो पिछले आपने 1 महीने में थ्योरी पढ़ी होगी, इसलिए
अब देखो बेटा नेक्स्ट, ये कई बार क्या होता है, इस टाइप का जंजाल आ जाता है कि ये भी एक भिन्नात्मक है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है बेटा, ज्यादा दिमाग, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, करते करते बिल्कुल नीचे आ जाओ आप। तो सबसे पहले कौन से नीचे से शुरू हो जाओगे, तो ये भिन्न टकराई बेटा 8 प्लस 1/10, इसको हल करो। देखो ये टकराया ना, ये पोर्शन, ये पोर्शन लो। कैसे लोगे, वही 10 लघुत्तम आ गया, ये 80 प्लस 1 लघुत्तम, अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं कैसे लेते हैं, 81/10। तो यानी इस पूरे का रिजल्ट क्या है बेटा, 81/10। तो आप क्या लिखोगे, 6 प्लस 1, 7 प्लस 1/में 81 प्लस 10। मैंने बताया भिन्न के नीचे परिमेय संख्या हो तो उल्टा हो जाता है, तो आप इसको और क्या लिख सकते हो। अब ये तो आपको बताने के लिए मेरे को लिखना पड़ा, नहीं तो क्या सीधा तो डायरेक्ट ही लिख देता, अगर जिसकी प्रैक्टिस हो तो समझ में आ जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, 6 प्लस 1/7 प्लस 10/81। अब बेटा वापस वही रूल, 7 प्लस 10/81, वही लघुत्तम क्या आ गया, 81 आ गया, 81 लघुत्तम आया ना। तो 7 एकम 7, 8 7 56, और ये प्लस 10, तो क्या जाएगा 577/81। यानी इसका रिजल्ट क्या है, 577/81। तो आगे क्या लिखूं, 6 प्लस 1, 577/81, वही ये उल्टा हो जाएगा। तो 6 प्लस 81/577 आया ना। अब वापस वही लघुत्तम क्या आएगा, 577 लघुत्तम आ गया, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 4 46, 6 पंजे 30 और ये 34 और ये 81। जोड़ लो, 2 और 1 3, 8 6 14 का 4, 2 8 6 14 का 4, 5 35 43/577, ये उत्तर है। इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य ये था कि इस टाइप की वैरायटीज में कुछ नहीं करना बेटा, आपको कुछ नहीं, नीचे वाला जो भी ना, बस उस फ्रैक्शन पार्ट को यूं छोटा छोटा करते जाओ, बस करते जाओ। जिस समय जो ऑपरेशन कर रहे हो केवल उतना सा दिमाग में रखो। आप एक साथ देखोगे तो अजीब सा लगेगा, यार ये कैसे इतना लंबा चौड़ा, पर आप ये देखो कि बस तरीका क्या, आपको यहां से स्टार्ट हो जाना है, बस पहले इतनी सी बात करो, इसका जो रिजल्ट आए फिर उसके ऊपर ये बात कर लो, उसका जो रिजल्ट आए तो फिर ये संपूर्ण बात कर लो, ये आपको काम। आ रही बात समझ में, ठीक है।
ये दे दिया बेटा आपको, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सा, तो अपरिमेय करते ही आपको पूरी थ्योरी आपकी वापस रिवाइज हो जानी चाहिए। ये भी अंडर रूट में, ये भी दिख रहा है, ये बार दिख रहा है, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारा नाटकबाजी दिख रहा है। तो ये तो क्यों नहीं हुआ, देखो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 8/3, 8/3 तो परिमेय होता है परिमेय थोड़ी होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 2.678 बार, 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, और अपन ने क्या बात की थी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो डेसिमल होता है वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए ये, अब ये कंसेप्ट किसी को याद होगा तो ही तो वो कॉन्फिडेंस से कर पाएगा, नहीं तो क्या यहां वाले का तो निकाल देगा वो, √3 से √3 कैंसिल, 8/3 परिमेय संख्या होगी, फिर वो क्या हो जाएगा, इन तीनों चीजों में कंफ्यूज जाएगा कि अब क्या करें, कि ये परिमेय आ गया। परंतु जिसने वो कंसेप्ट दिमाग में आ गया कि यार सर ने क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, तो वो अपरिमेय होता है, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अपन ने बदला है, कल खूब प्रैक्टिस की थी उसकी, और अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने बदला था, तो यानी ये भी नहीं हो सकता, ये तो परिमेय है। ऐसे बेटा ये 2.13 2.13 बार ही तो है ये, यानी ये भी क्या, ये भी नहीं हो सकता। तो अंडर रूट में 15, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं, तो यानी आपका आंसर ये ऐसे आप चेक कर। ठीक है बेटा, इसको रिवाइज करना। फिर देखो निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है, चलो बताना मेरे को। ये अब बताओ इसमें कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या बताने के लिए वास्तविक संख्या होती है वो कंसेप्ट, मेरा 3 अगस्त का जब मैंने पहला लेक्चर लिया था उसी दिन वास्तविक संख्याओं में बात की थी अपन ने। जो संख्या संख्या रेखा के ऊपर उपस्थित होती है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये बात की थी बेटा। और संख्याएं दो ही बताई थी मैंने, रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। और काल्पनिक के लिए क्या बात की थी, जिनके अंडर रूट में माइनस आया था। तो अंडर रूट में माइनस किसके, इसके, तो ये कौन सी संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक नहीं है। 3.0123 ये संख्या रेखा कहीं ना कहीं होगी, 18√3 संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं होगी, -8√3 ऋणात्मक दिशा में संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं होगी। अंडर रूट में जिनके माइनस होता है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जिसको वो कंसेप्ट याद है तो फटाक से इसको टिक कर देगा और आंसर निकाल देगा। ऐसे आपको देखना है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन आपके पास। यदि 3 की घात n प्लस 3 की घात n प्लस 1 इक्व टू 324 हो तो 3 की घात 2n का मान क्या होगा।
ये आपको बता। अब इसमें कंसेप्चुअल कैलकुलेशन, बस जैसे लिखा आपने 3 की घात n प्लस 3 की घात n प्लस 1 इक्वल टू, ये दिया हुआ आपको, ओके, 3 की घात n प्लस 3 की घात n डॉट, इसको यूं लिख सकता हूं क्या मैं? अरे घातें कब जुड़ती है? जब आधार समान होते, तो घात एक है तो n प्लस 1 ही तो था, इसको मैंने यूं लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इससे मेरे को क्या मिल रहा है, 3 की घात n कॉमन मिल रहा है, तो यहां तो ये कॉमन में आ गया तो ये तो 1 बच गया, ये कॉमन में निकल गया तो 3 बच गया, तो यानी 324, तो ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 की घात n बराबर 324। अब 3 की घात n बराबर 324 बटे हुए 4, क्या आ गया आपके पास, 81। तो आपके पास क्या आ गया, 3 की घात n बराबर 81। अब ये इधर भी 3 की घात है तो इसको भी 3 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। 81 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार, तो 81 आ जाएगा। तो बेटा आपने यो लिख दिया। अब आधार समान है, ये बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर कब होगा, अब आधार तो समान है तो इसका मतलब ये घाते भी बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, n बराबर क्या आ गया आपके पास, ये n का मान क्या होना चाहिए, इधर 4 होना चाहिए, तभी ये बराबर हो सकता है, तो n का मान क्या होगा, 4। अब 4 उत्तर है क्या कहीं पे, 3 की घात 4 है ना, पर आपको मान किसका निकालना, 3 की घात 2n का निकालना है। तो अब यहाँ पे n की जगह क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तो 4 दूनी 24 मत कर देना, ये 2 गुना n है, तो 4 दूनी 8, भाई 3 की घात 2n का मतलब क्या हो गया, 3 की घात 2 गुना n का मान कितना है, 4 है, तो 3 की घात 8, यानी 3 की घात 8 है। ऐसे आप आई बात समझे बेटा, ठीक है। फिर देखो जैसे अपन ये दिया बेटा, आज आपको लग रहा होगा कि पानी कैसे पी रहे हैं सर बार बार, एक्चुअली आज ट्यूसडे और आज थोड़ा सा पता नहीं चक्कर आ रहे हैं। अब बेटा इसका मान निकालना है आपको, ठीक है, चलो साहब निकालते हैं अपन। अब देखो बेटा 256 है, ये किसका वर्ग है, मैंने आपको कहा था वर्ग ध्यान रखने हैं, कम से कम 25 तक के तो ध्यान रख लो। 16 को 16 से गुणा करते तो क्या आता है, 256 आता है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, तो ये आधार है ना, तो ये इतनी बात समझ में आई। अब घात की घात है वही घातांक नियमों में से, तो क्या हो जाएगा, 16 की घात 16 दूनी 32, 0.32 गुणा 16 की घात 0.18। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, वही कंसेप्ट। तो क्या हो गया, 16 0.32 और 0.18 को जोड़ा तो क्या जाएगा, 0.50 आया ना। इसको क्या लिख सकता हूं, 0.50 को क्या लिख सकता हूं, अरे 50 बटे हुए 100,
दशमलव हटा दो, नीचे 100 आ गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 16 की घात क्या आ गई, 1/2। 1/2 का मतलब क्या बताया था, वर्गमूल का चेन। 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4। 4 उत्तर है क्या, यस है। अब जिसको ये घातांक नियम के लिए वापस देख लो क्या किया अपन ने।